नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 12वीं की परीक्षा के नतीजों की। इसमें 99.37% छात्र सफल हुए हैं। ये काफी बड़ा नंबर है। 99.67% इसमें लड़कियां हैं और 99.13% लड़के हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के नतीजे भी आए हैं। इनमें नतीजे 100% रहे, तो अब घोषित कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे और काफी अच्छे नतीजे माने जा रहे हैं। I'm a commerce student, 12th standard, so I scored 97.2%. मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी इस रिजल्ट की। तो इवन मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग जस्ट 90, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 90 बट आई गॉट 90 अबव। 98.4 आया है, इतने की तो बिल्कुल ही नहीं थी। इट्स गुड, आ गए, इट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी। 95.4 इतनी नहीं थी। बहुत ही वियर्ड साल था, बट नाउ इट्स ऑल वर्थ। बहुत अच्छा लग रहा है। 97% आया। अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इतने खुश है। उम्मीद थी आपको कि 97% आप सिक्योर कर पाओगे? हाँ था, लेकिन कहीं कहीं था क्योंकि कोविड था तो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था पढ़ाई, लेकिन टीचर्स ने बहुत हेल्प किया। अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। बिना अभी तो एग्ज़ाम होता तो और बेटर कर सकते थे, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से मिला तो अच्छा ही है। बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा रिजल्ट दिया, सबको बढ़िया दिया तो बढ़िया तो लगेगा ही। नहीं, सेटिस्फैक्शन तो पूरा है, पर ना एक लगता है कि अगर एग्जाम रिटर्न होता तो थोड़ा अच्छा होता। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और जो टीचर्स ने हमारे साथ मेहनत किए थे ऑनलाइन क्लासेस में साथ रह करके, वो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो छात्र काफी खुश हैं। रुक करते अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जिला जज की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने झारखंड सरकार से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीसी के जरिए 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। साथ ही झारखंड में अदालत परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा भी देने को कहा है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में दखल नहीं दे रहा है। खाली झारखंड का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि वो यहाँ पर जो संज्ञान नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा इधर से, और हाई कोर्ट जो वहाँ पर संज्ञान लेकर काम कर रहा है उसको इजाजत दी जाएगी। लेकिन जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो बड़ा मुद्दा ये है कि ये घटना सिर्फ झारखंड में नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं अदालत परिसर में, चाहे जजों के साथ चाहे वकीलों के साथ। हमने कुछ समय पहले देखा था किस तरीके से आगरा में एक वकील की हत्या कर दी गई थी चैम्बर में जाके, वो भी मामला था। तो अदालत की में परिसर में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और पूरे देश का इस मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भले ही झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस किया है, लेकिन ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि न्यायपालिका की आज़ादी जो है वो तभी कायम होगी जब अदालत परिसर जो हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। तो यहाँ पर प्राइमा फेसी पहला कदम उठाया है इस घटना पर संज्ञान लेकर। लेकिन ये जो घटना है ये सिर्फ एक ट्रिगर करने का पॉइंट है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है कि देश भर की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद की जाए, कैसे न्यायिक अधिकारी और वकील आज़ादी से अपना काम कर पाएं बिना किसी दखल के, बिना किसी खौफ के। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो एक घटना झारखंड में हुई है जज की हत्या, वो उसको दखल नहीं देगा। जो हाई कोर्ट कर रहा है वो चलती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश तय करेगा देश भर की अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए। समूचे उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश हो रही है। इससे जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर सिरमौर जिले में भूस्खलन के बाद सड़क ब्लॉक हो गई। यहां बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई और टूट कर गिरने लगी। पहाड़ी खिसकने की वजह से रास्ता भी टूट गया। सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते में फंस गए हैं और कई घंटे से लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर पटाना साहब को कनेक्ट करने वाले नेशनल हाईवे 707 को उत्तराखंड वाले भी यूज करते हैं। भूस्खलन की वजह से कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के चलते एक दीवार ढह गई। दीवार ढहने से वहां मौजूद करीब आधा दर्जन गाड़ियों के ऊपर टिन शेड गिर पड़ा। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये आप टिन शेड की तस्वीर देख रहे हैं जो कि टूट कर गिर पड़ा भारी बारिश की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। आधा दर्जन गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जिनके ऊपर टिन शेड गिर पड़ा है। गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है लेकिन किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से तबाही की खबर है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के मलबे में कंस्ट्रक्शन कंपनी का लेबर कैंप आ गया है। वहां रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। आज सुबह मूसलाधार बारिश के बाद बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरे। अचानक सैलाब आया और कैंप में मौजूद 8 मजदूर बह गए। उनमें से 3 को बचा लिया गया है जबकि अभी भी 5 की तलाश की जा रही है। कोलकाता की तस्वीर है ये। यहाँ पर लगातार बारिश के बाद से कई इलाकों में जलजमाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घुटनों तक पानी है। दुकानें पानी में डूबी हुई हैं और ये हालात यहाँ पर सड़कों पर बना हुआ है। मिदनापुर में भी भारी बारिश के बाद पानी भरने से लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें आईं। ट्रैफिक जाम लगने से भी काफी परेशानी हुई। राजस्थान के सीकर में जबरदस्त बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग पूरे उत्तर भारत में बारिश की मार पड़ रही है। तमाम नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। बनारस के कई घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा किनारे स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वर मंदिर भी पानी में डूब गया है। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन यामागुची को हराया है। सिंधु ने यामागुची को 20-13, 22-20 से हराया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मुकाबला तीसरे गेम तक चलेगा, लेकिन पीवी सिंधु ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पहले बराबरी की, फिर ताकतवर स्मैश से मुकाबला अपने नाम किया। इससे पहले एक तरफा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे गेम में हराकर उन्होंने अंतिम 8 में जगह बनाई थी। ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी भारत का एक पदक पक्का हो गया है। भारत की लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। लवलीना ने महिला 69 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन नियन चिन को मात दी। लवलीना तीसरी भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया है। 2008 बीजिंग में विजेंदर सिंह को और मैरी कॉम को 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था। अब सभी की नजरें लवलीना पर टिकी हैं कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज तीनों में क्या मिलता है उन्हें। लवलीना ने अपनी शानदार जीत के बाद टोक्यो से मीडिया से बात की। हमारे सहयोगी विमल मोहन और रिका रॉय ने भी उनसे उनकी कामयाबी की जो राज हैं वो जानने की कोशिश की। सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ खास हिस्से। सबसे पहले तो मैं 21 साल से ये कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी ईमानदारी से किसी को बोलते नहीं सुना है कि उसने मैच के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, खासकर उस खिलाड़ी के खिलाफ जिसके खिलाफ आप 4-0 से पहले हार चुकी हैं। ये बहुत काबिले तारीफ है। दूसरी बात यह है कि बारामुखिया का नाम आज
वर्ल्ड बॉक्सिंग के मैप में आ गया है। कितनी खुशी है, खासकर जिस गांव में ये आपको कहा जाता था आपकी मदर को कि लड़के नहीं हैं, वहां उसको आप पूरे गांव को, मोहल्ले को, सबको जवाब भी दिया है। पहली बात तो अभी मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उठने से पहले, हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। मतलब रिंग में उठने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसे सोचा था मैंने। तो इस बार मैंने ये सोचा था कि मतलब कोई भी चीज करने से ही अच्छा होगा ऐसा नहीं है। मुझे खुद के ऊपर इतना विश्वास रखना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा हाथ ही टूट क्यों ना जाए, मुझे खेलना ही है, मुझे जीतना ही है और बस मुझे कोई भी हिला नहीं पाएंगे, बस मैं इतना ही सोचा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अजय जी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में मुझे कहा कि आप बिल्कुल फियरलेस है, आप फियरलेस बॉक्सर है। ये जो एटीट्यूड आपको कहाँ से मिला? ये क्या जब आप बॉक्सिंग शुरू किए तब से आप फियरलेस थे, या फिर अलोंग योर जर्नी यू बिकेम फियरलेस? मैं पहले ऐसा नहीं थी, मतलब कुछ कंपटीशन में भी मैं इतना मतलब डर के ही खेलती थी। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ बॉक्सिंग में आने के बाद। लेकिन बॉक्सिंग में रिंग में उठने से पहले भी मैं बहुत डरती थी, लेकिन जब से मैं खुद के ऊपर विश्वास करने लगी, खुद को विश्वास करने लगी, लोग जो भी कहे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तब से मैं फियरलेस खेलने लगी। आपको कोविड भी हुआ था, वो रिकवरी के बाद आप कैसे फिर दोबारा बॉक्सिंग रिंग में आए? कोविड की वजह से कंपटीशन बहुत कम ही हो रहे थे और मुझे कोविड हुआ, इसलिए मतलब एक कंपटीशन तो मैंने मिस ही कर दिया। एक इटली का टूर था और एक कंपटीशन मैंने मिस किया। तो मैंने मतलब रिंग का जो कंपटीशन का फीलिंग है वो बहुत कम मिल रहे थे मुझे, इसलिए मुझे स्पारिंग की जरूरत थी। कोविड के वजह से बहुत मतलब स्पारिंग भी बहुत कम होते थे। तो लेकिन मैंने सोचा कि मतलब अगर स्पारिंग नहीं हो रहा है तो मैं उसको कैसे दूसरे तरफ से ठीक कर सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, और आप आगे बढ़ते रहें। भारत को टोक्यो में अब तक दोनों ही कामयाबी नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के जरिए मिली है। बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि वहां और भी प्रतिभाएं छिपी हैं जिन्हें तलाशने और तराशने की जरूरत है। अजय सर, आपसे 4 साल पहले आपने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप करवाया था नॉर्थ ईस्ट में, और तब आपसे काफी लंबी बात हुई थी। आपने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अमेजिंग टैलेंट है। अंकुशिता बोरू वहीं से आई थी जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनी थी, और इस बार नॉर्थ ईस्ट ने फिर से आपको प्रूव किया है। क्या नॉर्थ ईस्ट का बेंच आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है, और क्या वहां पे और भी टूर्नामेंट्स इस तरह के होंगे, टैलेंट हंट होगा? देखिए, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत वर्षों तक हमने निग्लेक्ट किया है। बहुत इट्स अ माइन ऑफ टैलेंट द नॉर्थ ईस्ट, और बच्चों को एक ये इच्छा है, एक एटीट्यूड है कि हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो इसको अगर हम ठीक तरह से हार्नेस करें तो बहुत वर्ल्ड चैंपियंस, लवलीना तो वर्ल्ड चैंपियन बनेगी ही बनेगी, लेकिन और बहुत वर्ल्ड चैंपियंस नॉर्थ ईस्ट से निकलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप जैसे कह रहे थे कि दोनों जो हमारे मेडलिस्ट हैं अभी तक इंडिया से, वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, दोनों महिला हैं। तो नारी शक्ति भारत की और नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी, ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच।